गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम अभी। आज मैंने कुछ मिक्स से क्वेश्चन लिए हैं, है तो टॉपिक वही मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। इसमें हमने वैसे ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि रिसेंटली हमने उनको स्टडी किया है रिलेटिव वेलोसिटी, बट इसमें मिक्स्ड है सारा कॉन्सेप्ट। होपफुली आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, रिलेटिवली इजी है वैसे बट कॉन्सेप्चुअल है। लिखा है पार्टिकल परफॉर्म्स रेक्टिलिनियर मोशन इन सच ए वे दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी हैज ऑपोजिट डायरेक्शन विद इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट xa and xb be the magnitude of displacements in the first 10 seconds and the next 10 seconds. Then आपको बताना है xa xb में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आपको बताना है xa xb में रिलेशन क्या है, एंड xa xb आर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ओके, जरा देखते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मोशन हो रहा है, ठीक है। हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसका एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि u और a का रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। मान लो u इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है और a इक्वल टू -10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो बहुत जल्दी यहां से ये टर्न कर जाएगा और इसके बाद ज्यादा मोशन इसका पीछे की तरफ होगा, ठीक है। फिर इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इनिशियल ये होगा और इसके बाद फाइनल 10 सेकेंड में और पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। हो सकता है काफ़ी सारा इधर मोशन हो करके और फिर ये यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और फिर इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट इसके बाद स्टार्ट हो रहा हो। अगला 10 सेकेंड फर्स्ट 10 सेकेंड में यहाँ पे हो, अगला 10 सेकेंड में यहाँ पे हो। तो इस तरह से रिलेटिव xa और xb में हम कंपेयर शायद तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमको u और a इनके मैग्नीट्यूड्स ना दिए हुए हो, ठीक है। कितनी देर में ये पार्टिकल वापस टर्न करता है, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट 10 सेकेंड ये इधर जाए और सेकेंड 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये वापस यहाँ पे आ जाए, तो xa ये हो जाएगा और xb जो है ये बहुत छोटा हो जाएगा। पॉसिबल है xb xa से छोटा हो जाए। तो इसका मतलब जब तक मुझे u और a क्लियरली नहीं बताया हुआ होगा मैं xa और xb को कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्कुल, जब तक आपको u और a एग्जैक्टली पता नहीं हो तब तक आप xa xb को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, हो सकता है xa यहां तक हो और xb अगले 10 में से 5 सेकंड बॉडी ऊपर के आगे गया और फिर अगले 5 सेकंड में फिर वापस आ गया यहीं पे। तो ये भी पॉसिबल है कि xb का वैल्यू 0 हो जाए और xa का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, हालांकि मैग्नीट्यूड बोला हुआ है। तो xb का मैग्नीट्यूड 0 और xa का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो xa xb से बड़ा भी हो सकता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो द आंसर इज एक्चुअली D। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है कॉलम 2 में और कॉलम A में कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। आपको ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना P, Q, R और S, इनको मैच करना है कॉलम A के कंडीशंस के साथ, ठीक है। इस वाले का आंसर मैं बोल रहा हूं आपको कि कॉलम मैचिंग के जैसा आंसर करना है, ठीक है। जैसे A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का और D का, ऐसे बताना है, ठीक है। एक से ज्यादा पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं P, Q, R, S में से। ओके, मतलब A का तुम बोल रहे हो S और B का बोल रहे हो Q और C का बोल रहे हो R और D का बोल रहे हो P। आप एक एक करके अगर चेक करेंगे, पहला X नेगेटिव, तो X नेगेटिव R और S का है, ठीक है। तो A में या तो R होगा या S होगा, ठीक है। अब जरा A में देखो, V पॉजिटिव बोला हुआ है। V पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ का स्लोप ऊपर की तरफ होना चाहिए,
ठीक है, ग्राफ ऊपर की तरफ x का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। तो देख लो, मेरे ख्याल से इसमें ईजी है, ये r वाले साइड में ये नीचे जा रहा है ग्राफ और s वाली साइड में ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस है a जो है वो फिर s ही होगा, ये ठीक लिखा हुआ है। और फिर x नेगेटिव एक और c में है ना, तो c में r चला जाएगा, ये भी ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। और x का पॉजिटिव वैल्यू p और q के लिए है, और p में फिर v पॉजिटिव है और q में v नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन वाला एक्चुअली हमको बाद में चेक करके हम देख लेंगे, इसको चेक करने की जरूरत हो नहीं रही है, ठीक है। हालांकि यू विल फाइंड कि ये मैच करेगा, ठीक है। सो B का आंसर Q हो जाएगा, B इज Q, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है और P पे ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो X पॉजिटिव V नेगेटिव, X पॉजिटिव V पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस भी, जो D ऑप्शन है ये भी सही है, P होगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी और हियर टू बॉडीज आर मूविंग, उस पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखा है द ड्राइंग शोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ ए हाईवे फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। The second cyclist starts moving at t equal to 3 minutes. At what time do the two cyclists meet? ठीक है, 4 पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, मुझे ये बताओ कि दोबारा मीट करने के लिए क्या चीज हमको सेम बताना पड़ेगा। ये A है और ये B है। A ने तो यहीं से स्टार्ट कर दिया, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया, बट B 3 मिनट के बाद स्टार्ट करता है, तब तक A कुछ आगे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो फाइनली जब A और B मीट करेंगे ना, तो इनका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मीट करने के लिए वेलोसिटी इक्वल नहीं होना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना है, ठीक है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है। अगर ये कुछ v है वेलोसिटी, तो ये v बाई 1 है, इसका एक्सेलेरेशन है v बाई 1, और इसका एक्सेलेरेशन है a1 का एक्सेलेरेशन है v बाई 4, ठीक है। तो इसका मतलब a2 जो है वो 4 टाइम्स a1 है, ठीक है। तो मैं a1 को a लिख देता हूं और a2 को लिख देता हूं 4 टाइम्स a, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल करना है, s1 इक्वल टू s2। तो क्या लिखें हम, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट एक ने 3 मिनट बाद चलना शुरू किया, ठीक है, उसको टाइम 3 मिनट कम मिल रहा है। तो पहला अगर t टाइम पे गया तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ at² और दूसरा हो जाएगा हाफ इंटू 4a इंटू t-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको 3 मिनट कम टाइम मिला है। अब तुम कर लो यहां से, तो मेरे ख्याल से इधर t² आ गया और इधर आ जाएगा हाफ a कैंसिल कर लो, 4 टाइम्स t-3 का होल स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लो, t इज 2 टाइम्स t-3। तो यहां से t इक्वल टू 6 मिनट आ जाएगा, क्योंकि टाइम हमको मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफ से भी कर सकते थे हम, अगर ये ले लें कि ये एरिया है और ये एरिया, दोनों मतलब t टाइम पे अगर दोनों मीट करते हैं तो दोनों एरिया को इक्वल कर सकते हैं, तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी यही आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनेगा यही, तो तुम ग्राफ से कर लो या सीधा इक्वेशन लिख करके एनालिटिकली कर लो, ठीक है। तो आंसर इसका आ गया B। तो मेरे ख्याल से बाद में बच्चों ने ठीक कर लिया है, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
ये कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, एसर्शन रीजन टाइप है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले और उसके बाद दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा सिचुएशन या कौन सा कंडीशन आपको फील होता है। ठीक है, फिगर में एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। लेट अस चेक द टू स्टेटमेंट्स। देखो ये तो ऑब्वियस है कि एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, क्योंकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, एक्सेलेरेशन पूरे टाइम पॉजिटिव है, तो डेल्टा वी जो होगा ना वो एरिया अंडर 80 होगा। तो डेल्टा वी तो पूरे टाइम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करना नहीं होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज होना डज नॉट मीन वेलोसिटी डिक्रीज होना है। ठीक है, या वेलोसिटी का नेगेटिव होना भी नहीं। ठीक है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी ऐड हो रहा है लगातार, तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू कॉलम्स, एक में कुछ कंडीशंस दिया हुआ है मोशन का और दूसरे में कुछ ग्राफ्स बने हुए, पी क्यू आर एस, ये 4 ग्राफ बना हुआ है। आपको बताना है कि कॉलम 1 के कंडीशन कॉलम 2 के कौन से ग्राफ के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगेन जो इसमें आंसर होगा वो ऐसे ही होगा, ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्राफ्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आप केयरफुली अगर देखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में देखो, वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि एस टी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है। अच्छा, ये पैराबोला इसने लिख दिया, पैराबोला। पैराबोला लिखने का मतलब है जो s है वो टी स्क्वायर का कुछ फंक्शन है। तो अगर 2 बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर s जो है वो सम k टाइम्स टी स्क्वायर है, पैराबोला लिखा है, तो इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन होगा, वेलोसिटी हो जाएगा 2kt और एक्सेलेरेशन हो जाएगा 2k विच इज कांस्टेंट। तो a पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी है पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन जो है ये है नेगेटिव, क्योंकि लगातार वेलोसिटी के एक्सेलेरेशन जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रहा है, बट एक्सेलेरेशन के चेंज होने का रेट नेगेटिव है, मतलब एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग। क्योंकि देखो इसका स्लोप जो है ना ये डिक्रीज कर रहा है, तो अगर v का स्लोप देखा जाए तो एक्सेलेरेशन होगा, तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में q में एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, v है पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखना, v जो है ये अगेन पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है टाइम एक्सिस के, और इस बार जो है ये रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो डिसलरेशन पहले ज्यादा फास्ट है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो डिसलरेशन इसमें डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिसलरेशन इज डिक्रीजिंग, केस ये डिसलरेशन का है। इसमें भी वेलोसिटी देखो, ये v जो है ये पॉजिटिव है, बट v लगातार डिक्रीज कर रहा है देखो, और जो डिसलरेशन का रेट है, v का जो स्लोप होगा वो एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहां पे नेगेटिव है, v डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे डिसलरेशन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू में कम रेट है, बाद में तेज और तेज, तो डिसलरेशन का रेट s में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिसलरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है। अब जरा सा एक एक करके इसके हम कंडीशन देखें। पहला लिखा हुआ है डिसलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। देखो डिसलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम केवल r में है,
ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम है, इसमें डिसेलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम है, और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ए का तो आंसर ओनली आर हो जाएगा, डिसेलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, अब जरा सा देखना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम किस किस में है? इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी है पॉजिटिव बट डिक्रीज हो रहा है इन दोनों केसेस में। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम ये केवल Q में हो रहा है, ठीक है, ओ आई एम सॉरी, और P में भी हो रहा है। P में भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप ST ग्राफ का लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इसके आंसर हो गए दो, P एंड Q, ठीक है, B के आंसर हो गए P एंड Q। और C में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम। देखो इसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को बढ़ाना है, तो देखो इसमें डिसेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे डिसेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का S। और डी में लिखा हुआ है बॉडी गोइंग फार्दर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विद टाइम। तो तुम देख लो जिस जिस में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है उसमें बॉडी लगातार ये दूर जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कहीं पे जाके वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, बट ये जो चार ग्राफ है इसमें कहीं भी वेलोसिटी नेगेटिव होता हुआ हमको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव वाले सारे केसेस को हम इसमें ले लेंगे कि बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से अवे जा रहा है। तो इसमें P, Q, R और S सारा हो जाएगा क्योंकि किसी में भी वेलोसिटी नेगेटिव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये अवे जाता ही जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत केयरफुली चलने की ज़रूरत थी, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये एक सिचुएशन है, इस पे बेस 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तीनों क्वेश्चन में बारी बारी से इसमें दूंगा, ये फिगर और क्वेश्चन रिपीट होगा जो मेन स्टेटमेंट है, और उसके बाद जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो तीनों में अलग अलग है, ठीक है। लिखा 2 cars traveling on a straight road. The car C1 is going at a constant speed of 9 meter per second. Ahead of C1 is car 2. अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप है एंड दिस इज कैपिटल। Ahead of C1 is car C2 at rest but starts moving with an acceleration of 1 meter per second square, ठीक है। C2 C1 से 40 मीटर आगे है, फुल स्टॉप यहाँ पे है लेकिन वो दिख नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है, ये फुल स्टॉप है एंड दिस इज 40 मीटर अहेड, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा ठीक से पढ़ना। C1 से 40 मीटर आगे C2 है और वो रेस्ट से स्टार्ट होकर के 1 से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली इजियर, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और उनसे आप ग्राफ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, तो ऐसा जो है वो चारों में है। बट एक्चुअली C1 जो है वो यहां से मान लो 0 से स्टार्ट करता है, इसको मैं S इक्वल टू 0 ले लूं, तो ये जो है ये स्टार्ट करता है S इक्वल टू 40 मीटर से, ठीक है। तो एक तो ये ग्राफ इसमें एलिमिनेट करते जाओ, देखो ये दो लाइन तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि इन दोनों में से कोई रुका हुआ तो है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड में से तो कोई होगा नहीं। अब थर्ड और फोर्थ में एक एक्सेलरेटेड का ग्राफ पैराबोलिक होगा और जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये दोनों में है। बट किसमें C2 को आगे दिखाया हुआ है, तो यहां पे दिखाया हुआ है, यहां पे ये 40 मीटर से स्टार्ट ही हुआ है।
उसके आगे फिर ये पैराबोला दिखा और ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इनके पोजीशंस इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 2 बार ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। पहली बार जो है वो C1 C2 को क्रॉस करेगा और दूसरी बार C2 C1 को क्रॉस करेगा। इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हालांकि इसमें अभी पूछा नहीं है। अब इसमें अगेन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये 4 में से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, कौन सा किसका है ये नहीं बताया हुआ है, बट हर एक में 2-2 प्लॉट बनाया हुआ है, 2-2 कर्व या स्ट्रेट लाइन है, आपको बताना है दोनों में से, चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। देखो आपको मैं बताता हूं, एक्चुअली एक वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो उस केस में टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है तो स्ट्रेट लाइन होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, और अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, स्लोपिंग अपवर्ड। तो स्लोपिंग अपवर्ड और एक पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये 2 ग्राफ्स हैं। ये सी और डी तो पहले ही गलत है, ठीक है, सी और डी नहीं लेना। अब इसमें आप ए और बी में से अगर देखेंगे तो जो वेलोसिटी स्लोपिंग अपवर्ड दिखाया हुआ है वो 0 से नहीं स्टार्ट किया हुआ है, जबकि ये तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना। 45 डिग्री इज फॉर स्लोप tan 45 इज 1, तो एक्सेलेरेशन अगर 1 है दिया हुआ तो 45 डिग्री इज ओके, ठीक है, बट ये 0 से स्टार्ट होना था, तो सही आंसर बी होगा, ए को भी गलत कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तीसरा पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। लिखा है ड्यूरिंग देयर मोशन द कार C1 ओवरटेक्स द कार C2 बट सून C2 ओवरटेक्स C1, so determine the maximum lead that C1 can have from C2। C1 C2 से कितना आगे निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो C2 उसको दोबारा क्रॉस कर ही लेगा, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज गुड। इनिशियल डिस्टेंस 40 मीटर है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, ठीक है, मैं यहां पे जा रहा हूं, ठीक है, और आपको एक बार जो है वो ST ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है। आपको अपने आप ही अंदाजा होगा कि कब कौन आगे चल रहा है, ठीक है, कब कौन आगे चल रहा है। देखो ये D वाला था ना, इसमें ST ग्राफ दोनों का मिला के जो था वो D वाला था। देखो अभी तक तो C2 आ गया है, ये वाला ग्राफ C2 का है और ये वाला ग्राफ C1 का है, तो यहां पे आके C1 ओवरटेक कर लेता है C2 को, ठीक है। अब इसके बाद देखो गैप बढ़ते बढ़ते यहां पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हो जाता है, इसके बाद गैप डिक्रीज होना शुरू हो गया ना, फिर यहां पे C2 ने ओवरटेक कर लिया, उसके बाद तो C2 आगे ही आगे निकल जाएगा, ठीक है। अभी ये मोशन डायग्राम या ST ग्राफ देख लो, उससे बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। अच्छा, कल मैं जब आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस मोमेंट पे 2 बॉडीज के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो तब हमने देखा था कि उस मोमेंट पर दोनों बॉडीज की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये पूरे फिजिक्स में बहुत बार यूज होना है, सैकड़ों बार यूज होना है, अगर मैं बोलूं तो ज्यादा नहीं है, बहुत बार यूज होना है। At maximum or minimum separation, in both cases, bodies की velocity equal होती है, ठीक है, relative velocity 0 होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। क्योंकि इस केस में क्या है कि जिस मोमेंट पे दोनों की velocity equal हो जाएगी C1 और C2 की, वहां तक तो C1 आगे जा रहा था, अब उसके बाद C2 की velocity बढ़ने लगी, तो इसका मतलब अब C2 ओवरटेक करना शुरू कर दिया उसने, तो पहले वो C1 के नजदीक जाएगा, फिर अल्टीमेटली C1 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो है ना, तुम देखोगे कि वो मोमेंट जब दोनों का स्लोप इक्वल है या दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, उस समय C1
C2 के ऊपर मैक्सिमम लीड लेगा। अब आ जाओ नीचे, जो दूसरा वाला ग्राफ है, हमने कहा था ना कि ये वाला ग्राफ एक्चुअल सही है, जो सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला ग्राफ। तो इसमें देखो यहां पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। ये टाइम क्या है? दिस इज 9 एंड एक्सेलरेशन इज 1, सो इफ दिस इज t, so 1 into t is 9, so that means t is equal to 9 second is the time when v1 is equal to v2, और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि t इक्वल टू 9 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी इनके बीच में गैप है वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो lead is maximum at t equal to 9 second when v1 is equal to v2, ठीक है। 9 सेकेंड पे देख लो, जो s1 होगा वो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 81 मीटर, और जो s2 है, 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ इंटू 1 इंटू 9 स्क्वायर विच इज 40.5 मीटर। तो अब जरा पोजीशन देखना, x1 मान लो यही x इक्वल टू 0 है, तो x1 क्या हो जाएगा? 81 मीटर, और x2 क्या होगा? वो पहले ही 40 मीटर आगे है और वहां से 40.5 आगे गया है, तो 40 प्लस 40.5 विच इज 80.5 मीटर। सो यू कैन सी दैट मैक्सिमम लीड is 0.5 मीटर। सो आंसर इज ए, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ करके आंसर करने वाला था। जिस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, उस मोमेंट पर जो गैप होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है। यहां पे मैक्सिमम पूछा हुआ है, उसमें भी वही कंडीशन लगाते हैं, और जब मिनिमम होगा उसमें भी वही कंडीशन लगाते हैं। तो जब मिनिमम का आएगा ना, तो मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि तुमको बताया था, ठीक है। चलो अब ये नया क्वेश्चन है, ये इरोडोव वाले क्वेश्चन जो आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको फ्लोट वाला बताया था, ये उसके जैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा उसको रिकॉल करना, अगर रिकॉल कर पाए तो इसका आंसर फटाफट बता दोगे, नहीं तो फिर ये लंबा आंसर इसका बनेगा, ठीक है। वहां पे एक ही बोट था, यहाँ पे 2 बोट है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में। चलो मैं एक बोट वाला आपको याद दिलाता हूं, ठीक है। ऐसे था क्वेश्चन, उसमें इस तरह से था कि एक रिवर है, ठीक है, और किसी एक फ्लोट को कोई एक बोट क्रॉस करता था, ठीक है, याद है। इसकी वेलोसिटी v प्लस u हो जाएगी क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और ये फ्लोट, जैसे यहाँ पे बॉल भी जो है ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, प्लास्टिक बॉल होगा, ठीक है, प्लास्टिक बॉल लिखा हुआ है तो फ्लोट करेगा। तो ये रिवर की स्पीड से फ्लोट करेगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ था कि 1 घंटा आगे जाकर के फिर ये वापस लौटता है। तो 1 घंटे में ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा u डिस्टेंस पे, और ये अभी भी u से जा रहा है, और जब ये बोट पीछे लौटेगा, जब ये बोट पीछे लौटेगा तो बोट की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी v माइनस u, और ये डिस्टेंस पूरा जो था वो था v प्लस u। 1 घंटे बाद जाके लौटेगा अगर, v प्लस u था, और फिर ये दोनों कहीं एक दूसरे को फिर से क्रॉस करेंगे। तो ये तुमको याद आ गया होगा कि ये जो डिस्टेंस अब है, दिस इज v। तो s रिलेटिव जो था वो था v, और v रिलेटिव एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट वाज आल्सो v। तो जो टाइम लगेगा वो 1 घंटा लगेगा, ये उसका था। 1 घंटे में ये u डिस्टेंस और मूव करेगा, और वहां पे था कि ये 6 किलोमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर। तो u का वैल्यू क्या होगा? तो u विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये वो वाला क्वेश्चन याद दिला रहा हूं, अभी इस वाले क्वेश्चन पे नहीं आए, ठीक है। अब इसमें देखो
जो यहां पर बॉल स्पॉट करने वाला टाइम है या वो है जो भी, उसमें v का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस में भी v का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दो अलग अलग बोट है और वेलोसिटी उनकी अलग अलग भी है, तभी भी अगर सेम टाइम पे वो पीछे लौटते हैं तो इसका मतलब है दोनों बॉल के पास एक साथ ही पहुंचेंगे। वो टाइम जो है वो v से इंडिपेंडेंट है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट वो भी v से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो वाला जो रिजल्ट है वो यहां पे यूज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, बोथ विल रीच द बॉल साइमल्टेनियसली, क्योंकि v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना टाइम डिपेंड कर रहा है, ना बॉल कितना नीचे डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, 2u मूव कर रहा है, वो भी नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, घंटा टाइम की जगह पे कुछ और ले लो, आधे घंटे में लौट गए या 2 आवर्स में लौट गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देखना। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। ठीक है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ 2 बॉडीज, तो इफ यू विश यू कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है 2 ट्रेन्स विच आर मूविंग अलोंग डिफरेंट ट्रैक्स in opposite directions towards each other are put on the same track by mistake। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें सेम डायरेक्शन में थे। Their drivers on noticing the mistake start slowing down the trains when the trains are 300 meter apart। ठीक है, ये ब्रेक लगना शुरू हुआ है दोनों में वो जब उनके बीच का डिस्टेंस 300 मीटर था। अब ग्राफ में दोनों ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो दिखाया हुआ है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब जो दूसरा ट्रेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आपसे पूछा हुआ द सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स आफ्टर बोथ हैव स्टॉप्ड। देखो, ये प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं था। इसमें क्या है, ट्रेन्स 1 और 2, अब 2 की वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, 20 इनिशियली है इसकी और इसकी 40 है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट देख लो, क्योंकि दोनों ट्रेन अलग अलग टाइम पे स्टॉप हो रहे हैं, एक 8 सेकंड पे, एक 10 सेकंड पे। ठीक है, दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देख लो, ये एरिया ले लो। सो दिस गिव्स यू S1 इक्वल टू कितना, एंड दिस गिव्स यू S2 इक्वल टू, सो दिस इज -80 मीटर and displacement of first is plus 200 मीटर। तो इसका मतलब ये 200 मीटर चला गया, या 200 मीटर यहां तक ले लो, दिस इज 200 मीटर, एंड दिस गोज 80 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 20 मीटर बच जाएगा। तो आंसर डी है, इसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, है तो बहुत आसान, इंटरेस्टिंग है। आप क्वेश्चन पढ़ें। 2 ट्रांसपेरेंट एलिवेटर कार्स A and B आर मूविंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ओके, ग्लास वाले एलिवेटर्स हैं। कार A इज मूविंग अप एंड रिटार्डिंग एट A1 while car B is moving down and retarding at A2। Person in car A drops a coin inside the car। ठीक है, and what is the acceleration observed by person in car B, ये आपको बताना है। ठीक है, A, B और A is moving up and retarding and B is moving down and retarding। और इसके अंदर एक बंदा है जिसने एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया। कॉइन को जैसे ही मैं रिलीज करूंगा उसके ऊपर एलिवेटर के एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स से प्रोड्यूस होता है, और जैसे ही तुमने रिलीज कर दिया कॉइन को, उस पे केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो कॉइन का एक्चुअल एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में सिर्फ g है।
अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज g डाउनवर्ड, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है हमारा वो कार B है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये A2 है और ये अपवर्ड है, क्योंकि कार B जो है वो जा नीचे रहा है और रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड होने का मतलब है एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलेरेशन अपवर्ड हो जाएगा, A2 अपवर्ड। तो अगर अब मैं नीचे को पॉजिटिव ले लूं तो एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू B इज G माइनस A2, क्योंकि A2 अपवर्ड है, एक्चुअली हमने नीचे को लिया है पॉजिटिव, तो A2 यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी G प्लस A2, ठीक है, और डाउनवर्ड, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली अब ये समझ में आ गया है रिलेटिव एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं। अदरवाइज A1 को भी इन्वॉल्व करने लगते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। याद रखना, जब भी कोई बॉडी एक बॉडी से डिटैच होता है वो पेरेंट बॉडी का वेलोसिटी तो लेगा, एक्सेलेरेशन नहीं लेता, याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी पेरेंट बॉडी से उसको अपने आप मिल जाता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बट एक्सेलेरेशन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक्सेलेरेशन इज रिलेटेड टू फोर्स। आपको देखना है कि उसके बाद उस पर फोर्स क्या क्या लग रहा है, उससे एक्सेलेरेशन निकालना है। पहली वाली बॉडी के एक्सेलेरेशन का कोई लेगेसी उसके पास नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, तो मेरे ख्याल से इसको आप फटाफट कर लो। आई थिंक आसान क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आसान चूज किया है। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 फॉर सम टाइम, then it retards at a constant rate of 4 and comes to rest. What is the maximum speed attained by the car? देखो, टोटल टाइम 3 सेकेंड है, तो t1 टाइम ये एक्सेलरेट करने में लगाया होगा और t2 टाइम ये रिटार्ड होने में लगाया, ठीक है। एक्सेलेरेशन 2 से है और रिटार्डेशन 4 से है, तो जितना टाइम यहां पे लगेगा t1, उसका आधा टाइम यहां पे लगेगा, t2 इज t1 by 2, और ये टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये 2 सेकेंड होगा और ये 1 सेकेंड होगा। 2 का रेट है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, एक्चुअली वेरी सिंपल, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन और आपने कुछ सीखा होगा यहाँ पे, या फिर कुछ जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उनको अप्लाई करना सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।